हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन और इसका आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक एनालिसिस एंड सिंथेसिस, शुद्ध गति के विश्लेषण एवं संश्लेषण अथवा संकलन। स्टूडेंट्स 5 मार्क्स का पेपर जो है बनता है इससे भी। इसमें क्या है, डेफिनेशंस या तो पूछ लेगा आपसे मोशन के बारे, मोशन की डेफिनेशन, या फिर आपका जो है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और या फिर एक न्यूमेरिकल बनेगा इसके ऊपर जिसमें आपसे जो है वो वेलोसिटी या फिर एंगुलर वेलोसिटी वगैरह के बारे में पूछ सकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शुद्ध गति की ये क्या है। देखिए, शुद्ध गति की का तात्पर्य जो है वो ज्यामिति या ज्योमेट्री से है। मशीनों तथा यंत्र विन्यासों में गति का अध्ययन साधारणतः 2 दृष्टिकोणों से किया जाता है। पहला है आपका विश्लेषण और दूसरा है आपका संश्लेषण अथवा संकलन। तो विश्लेषण के अंतर्गत किसी विद्यमान एग्जिस्टिंग या माने गए यंत्र विन्यास अथवा मशीन की गति संबंधी गुणों तथा लक्षणों, मुख्यतः अंगों के विस्थापन, वेग तथा त्वरण की जांच की जाती है। मतलब क्या हुआ इसका कि सपोज करो आपके पास कोई कंपोनेंट है। आपके पास ये देखो, अगर मैं बात करूं एक 4 बार चेन से, अगर मैं आपको समझाऊं कि कैसे इसको हम देख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास एक 4 बार चेन है, ये यहाँ से इसका ये लिंक फिक्स हो गया, एक ये है और एक ये है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 4 बार चेन यहाँ फिक्स है, इसको मानो ए, बी, सी और डी। तो अगर जैसे इसको यहाँ पर आपने ये एक मोशन दिया, वेलोसिटी दी वी, तो ये क्या होगा, अब यहाँ से तो फिक्स है ए बी, तो ए सी मूव करेगा, ए सी से फिर ये क्या होगा, सी डी मूव करेगा, सी डी के बाद क्या हो गया, ये आपका यहाँ फिक्स है तो डी मूव करेगा इसके सापेक्ष, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मूव कर सकता है, ये मूव करने के लिए है। तो हमें करना क्या है, हमें कोई भी हमारे पास एक कंपोनेंट है और उसमें जो पार्ट्स लगे हैं, एलिमेंट्स लगे हैं, इन एलिमेंट्स का हमें क्या देखना है, इनका डिस्प्लेसमेंट देखना है, इनका हमें क्या करना है, वेग देखना है, इनका हमें क्या है, त्वरण देखना है। और उसके बाद हमें इनके ऊपर एक एनालाइज करना है कि भैया कितनी स्पीड से ये पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो कितना वेयर एंड टियर हो सकता है इनमें, या फिर कितना इनका जो है हमें वेट कंसिडर करके लेना पड़ेगा। तो ये आपका होता है एनालिसिस के अंदर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो है संश्लेषण अथवा संकलन के बारे में, देखते हैं क्या है। तो संश्लेषण अथवा संकलन का जो अर्थ है, ये विश्लेषण की विपरीत क्रिया से है। मतलब क्या है, संकलन के अंतर्गत कुछ पूर्व निर्धारित गुणों एवं लक्षणों को धारण करने वाले यंत्र विन्यास की रचना की जाती है। अर्थात संश्लेषण एक डिजाइन संबंधी प्रक्रिया है। ठीक है, तो हम पहले एक डिजाइन बनाएंगे, यानी कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से एक डिजाइन जो है वो बनाया जाएगा, और उसके डिजाइन के मतलब डिजाइन बनाने के बाद फिर हम उस पर एनालिसिस बाद में करते हैं। तो पहले डिजाइन ये क्या है, इसके अगेंस्ट होता है, हम एक डिजाइन हम देखते हैं कैसे बनेगा, इसको देखेंगे आगे डिटेल में। अब इसके छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, जैसे हमने क्या कहा था अभी कि आपको क्या करना है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास कोई भी कंपोनेंट है या मशीन है, तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली क्या करना है, हमें एनालिसिस करना है, उनके ऊपर देखना है कि कैसे कैसे उनका जो मोशन या फिर एक्सेलरेशन या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन उसमें कैसे कैसे उपजता है, और कितना उसे कैसे हम कंसिडर करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें गति की, कि गति, मोशन, गति क्या है मोशन। देखिए, जब किसी पिंड का कोई कण एक ही समतल या प्लेन में गति करता है तो इसे समतलीय गति, प्लेन मोशन कहते हैं। अब प्लेन के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए अब जैसे आप ये समझिए कि ये जो है एक रोड है,
अगर ये एक रोड है ऐसे चल रही है, तो जो भी पार्टिकल या फिर व्हीकल्स इस पे ट्रेवल कर रहे हैं, सपोज करो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। मीन्स डैट अगर मैं ये कहूँ ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, इसको मैं जेड एक्सिस मानूँ, तो यहाँ पर आपके पास तीन प्लेन आ गए एक तरह से, एक्स वाई और जेड। तो लेकिन जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपके यहाँ पर आपके पास जो अवेलेबल जो व्हीकल्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सारे एक ही डायरेक्शन में तो मूव कर रहे हैं, चाहे वो इधर जाएं चाहे वो इधर जाएं, मतलब प्लेन तो उनका एक ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्टिकल आपका ऐसे ऊपर जा रहा है या कोई पार्टिकल आपका जो है ऐसे जा रहा है जेड एक्सिस में, नहीं जा रहा ना। तो चाहे वो इस साइड ट्रेवल करें चाहे वो इस साइड ट्रेवल करें, तो वो सब के सब क्या है, एक ही तल में गति कर रहे हैं, एक ही प्लेन में गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं समतलीय मोशन या फिर प्लेन मोशन उसे हम कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, ये प्लेन मोशन इसे हम कहते हैं। उसके बाद देखिए दो तरह के मोशन यहाँ पर भी होते हैं, एक आपका होता है सरल रेखीय गति और दूसरा आप यानी कि इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन, और दूसरा आपका होता है वक्रीय गति या फिर कर्वलीनियर मोशन। अब इसको भी देखते हैं भैया ये क्या होता है सरल रेखीय और वक्रीय गति। सरल रेखीय गति को ट्रांसलेटरी गति यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। यह गति एक सीधी रेखा में होती है, मतलब देखो वही वाली बात हो गई जैसे ऊपर मैं आपको बता रहा था। अब जैसे अब यहाँ पर अगर इसको समझें, जैसे ये कोई जो है ये ट्रैक है, अब ये ट्रैक है, यहाँ पर जैसे 100 मीटर का ट्रैक बना दिया हमने ये सीधा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है ये लाइन बना दी हमने इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये ट्रैक है, ये ट्रैक बन गया भैया 100 मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर का ट्रैक है। अब यहाँ से जो भी अगर कोई स्टूडेंट्स अगर हम कहें यहाँ से बेटा आपको ये लाइन है, इस लाइन पे खड़ा कर दिया आपको यहाँ पे और बोला कि यहाँ तक जो है ये 100 मीटर का ट्रैक आपको दौड़ के पार करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रैक बना लेते हैं, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई यहाँ पर। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करोगे, यहाँ पहुँचोगे यहाँ पहुँचोगे यहाँ पहुँचोगे इसी के, तो जाते जाते यहाँ पर पार हो जाओगे। मतलब क्या हुआ कि जो गति कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, एक रेखा में कर रहे हो, सीधी रेखा में गति कर रहे हो। तो अगर गति एक सीधी रेखा में होती है तो उसे हम कहते हैं ये जो है आपका सरल रेखीय गति है या फिर स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक आती है वक्रीय गति या फिर कर्वलीनियर मोशन। ये क्या होता है, वक्रीय गति का तात्पर्य किसी वक्र में गति से है। जब वक्रीय गति एक ही समतल में होती है तो इसे समतलीय वक्रीय गति प्लेन कर्विलीनियर मोशन कहते हैं। और जब वक्रीय गति एक वृत्त की परिधि पर होती है तो इसे वृत्तीय अथवा घुमाव गति सर्कुलर और रोटेशनल और रोटरी मोशन कहते हैं। अब देखिए सपोज करो हमने कहा कि भैया ठीक है आप ऐसा करो, हम जो है हम 1500 मीटर की रेस कराएंगे, 1500 मीटर की। तो 1500 मीटर की रेस कराने में हमारे पास जो सीधी जो है ट्रैक तो अवेलेबल है नहीं, तो हमने क्या किया, जैसे आपको पता है हमारे कॉलेज में जो ग्राउंड है वो कुछ इस प्रकार का ग्राउंड है, तो हमने जो है कुछ इस प्रकार का जो है वो इस प्रकार ग्राउंड है। तो अब क्या हुआ इस पर, अब यहाँ से सपोज करो हमने एक ट्रैक बनाया है ये वाला, आपने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो पूरा है ये हमारा जो है ये क्या है, ये हमारा सपोज करो कि 1500 मीटर का जो है ये ट्रैक है। तो 1500 मीटर का ट्रैक है, यहाँ से आपने दौड़ना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आप जो है इसकी परिधि पे दौड़ोगे, ऐसे ऐसे दौड़ोगे सर्कमफ्रेंस पे, और दौड़ के जो है आपने गोल चक्कर काट के वापस यहाँ पे आए। तो अगर सर्कुलर फॉर्म में यानी कि सर्कल की परिधि पे या सर्कुलर फॉर्म में जब कोई मोशन होता है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल और रोटरी मोशन इसे हम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मशीनी अंग की गति, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कैसे कैसे मोशन करते हैं, कैसे कैसे जो है इनमें आपस में
गति होती है। देखिए, हम जानते हैं कि मशीनों के सिद्धांत विषय के अंतर्गत मशीनों के विभिन्न अंगों की गति एवं उन पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर यह आवश्यक हो जाता है कि पहले मशीनी अंगों की गति के विषय में जानें। किसी मशीनी अंग का प्रत्येक कण एक निश्चित मार्ग फिक्स पाथ पर चलने के लिए बाध्य होता है। यह निश्चित मार्ग कोई सरल रेखा अथवा कोई वक्र हो सकता है। अब देखिए, जैसे अब क्या कह रहा है कि हमने आपसे ये कहा, अब जैसे हमें यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जाएगा सिलेंडर का ही। अब सपोज जैसे अब ये कोई सिलेंडर है यहाँ पर, और इस सिलेंडर में जो है यहाँ पे लगा है पिस्टन, ठीक है, यहाँ पिस्टन लगा है। तो जब यहाँ पर जो है गैस हमारी बर्न होती है, तो ये जो पिस्टन है ये आपका आगे पीछे चलने के लिए बाध्य है। ऐसा नहीं है कि ये जो है ऊपर नीचे ऐसे भाग जाएगा, ऐसे तो नहीं जा पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, किसी मशीनी अंग का प्रत्येक कण एक निश्चित मार्ग यानी कि फिक्स पाथ पर चलने के लिए बाध्य है। अगर कोई मशीन है ना, जैसे हमने पहले भी आपको पढ़ाया था कि मशीन क्या होती है। मशीन बेसिकली जो इंसान के जीवन को सरल बनाती है या कम एफर्ट लगाकर ज़्यादा काम करती है। तो जो भी मशीनरी बनी है, एग्जिस्ट करती है या बनेगी, उनमें क्या है कि हर एक जो पार्ट है मशीन का, उनका एक निश्चित जो है डायरेक्शन होता है चलने का। ऐसा नहीं है कि कोई भी किधर किधर ही भाग जाएगा। तो इसलिए क्या है, अब या तो ये वाली बात हो गई भाई, या तो ये है क्या होगा, एक सरल रेखा होगी, या फिर क्या है कोई वक्र हो सकता है। अब जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है, किसी पश्चार्ग इंजन या फिर रेसिप्रोकेटिंग इंजन के पिस्टन रोड अथवा क्रॉस हेड के सभी कण स्ट्रोक रेखा के समांतर विभिन्न सरल रेखाओं में गति करते हैं। अब जैसे ये देखिए, हम इस पे इन्होंने क्या किया, ये जो इसका पिस्टन है, ये पिस्टन रोड है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक सरल रेखा में गति। देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल इसका लिया है रेसिप्रोकेटिंग इंजन का। कहीं अगर आपको लग रहा है कि हमें किसी और एग्जांपल समझाना है तो ठीक है, आप यहाँ पर जो है कैम और फ्लोर भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ कह रहा हूँ भाई, अगर आपको लग रहा है कि ये इसको नहीं लेना तो आप कैम और फ्लोवर ले लो। कैम एंड फ्लोवर का एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, कैम एंड फ्लोवर का। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, ठीक है ना, समझने की चीज़ें हैं। तो किसी पश्चार्ग इंजन यानी कि रेसिप्रोकेटिंग इंजन के पिस्टन रोड तथा क्रॉस हेड के सभी कण समझते हो, ये जो बना है ना, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। कोई भी चीज़ जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स के अंदर, वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। तो इसके प्रत्येक कण जो है वो सरल रेखाओं में गति करते हैं, ठीक है। नंबर दूसरी चीज़ क्या है, इंजन के क्रैंक पिन तथा क्रैंक शाफ्ट पर सभी कण विभिन्न वृत्तीय चापों सर्कुलर आर्क में गति करते हैं। भाई जब सीधी सी बात है, जो आपका क्रैंक शाफ्ट है या क्रैंक पिन है वो तो मूव करता है सर्कुलर फॉर्म में। जिस फॉर्म में वो मूव करेगा उसी फॉर्म में क्या है, उसी फॉर्म में गति भी होगी। और नंबर तीसरा आपका जो है संयोजक दंड यानी कनेक्टिंग रोड के कण वक्रीय कर्विलीनियर अथवा अंडाकार ओवल मार्ग पर गति करते हैं। इस मार्ग की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। तो जो एलिमेंट जिस प्रकार मोशन में आएगा, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो कर्विलीनियर हो, या फिर आपका जो है किसी भी फॉर्म में अगर गति कर रहा है, तो उसका प्रत्येक जो एलिमेंट है, प्रत्येक जो कण है, वो उसी फॉर्म में गति करेगा। मशीनी अंग का कण किसी भी मार्ग पर चले निश्चित समय अंतराल में उसके सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट को ज्ञात किया जा सकता है। अब बात आ गई भैया किसकी, डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किसी पिंड अथवा कण का विस्थापन एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन से होता है। देखिए, एक तो होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। एक तो होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी,
और एक होता है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ये हम देख ही रहे हैं, ये चीज़, दो चीज़ें हैं। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करोगे? मैंने क्लास में वैसे चीज़ें पढ़ा दी हैं ये वाली, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि जो न्यूमेरिकल से पहले एक ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूँ आपको इसके बारे में। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ से एक एलिमेंट ने यहाँ चलना स्टार्ट किया, ये चल रहा है ऐसे, और ये घूम के जो है यहाँ पहुँचा, यहाँ माना कि यहाँ पर जो है ये पॉइंट था ए, और ये पहुँचा यहाँ पर घूम कर, ये जो है पहुँचा बी पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, उसके बाद ऐसे गया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया, तो ये जो है घूम कर यहाँ पहुँचा। अब देखिए, एक तो है डिस्टेंस यानी कि दूरी, दूरी कितनी तय की इसने? दूरी तो भैया यहाँ से स्टार्ट किया था, बेचारा घूमता रहा ऐसे ऐसे जाते हुए जो है यहाँ से टोटल सपोज करो यहाँ से ये भैया 10 किलोमीटर घुमा पूरा, तब जाके यहाँ पहुँचा बी डिस्टेंशन पर। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक स्थिर बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन, यानी कि हमने तो भैया परिवर्तन देखना है, कहाँ से कहाँ पहुँचा है। ये यहाँ था और पहुँच गया यहाँ, अगर मैं इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूँ तो ये निकल के आएगा सपोज इतना, तो ये तो आ गई थी डिस्टेंस, ये तो थी डिस्टेंस इसकी 10 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं वैसे देखूँ तो ये मुझे लगा सिर्फ 3-4 ही किलोमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। तो जो डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट जो आया, डिस्प्लेसमेंट आपका आया यहाँ से कितना? ये आपका आया मात्र जो है 4 किलोमीटर, मात्र जो है 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ से। क्यों? क्योंकि जो विस्थापन है वो हम देखते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी देखते हैं। ठीक है, दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी देखते हैं, उसी से हम वो कहते हैं कि भैया इतना विस्थापन हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट इसमें हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि दूरी क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। क्लास में भी हम इसे देख चुके हैं। देखिए, एक अब बात करते हैं हम, और देखिए एक और चीज़ है, चलो देखते हैं इसी को पहले। वेग यानी कि वेलोसिटी, समय के सापेक्ष किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन के आधार पर ही वेग भी एक सदिश यानी निर्देशिक राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। यदि समय के सापेक्ष विस्थापन की दर दिशा में परिवर्तन नहीं होता तो वेग की दिशा भी वही होगी जो विस्थापन की होती है। इस दशा में वेग सरल रेखा में होगा, अतः इससे सरल रेखीय वेग यानी कि लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। इसकी जो इकाई है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड है। यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? ये आपका हो गया वेग, क्या हो गया? ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक, अब बात करते हैं चाल की। देखिए, कुछ परिस्थितियों में केवल विस्थापन में परिवर्तन होता है, उसके परिमाण का जानना ही पर्याप्त होता है और कण अथवा पिंड की दिशा में परिवर्तन आवश्यक नहीं होता, जैसे व्हीकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब देखिए भाई, दो चीज़ें हैं, यानी कि एक तो चाल होती है, एक होती है एक हमने बताया था ऊपर वेग बताया था ना, एक चाल है एक वेग है, वेलोसिटी है। अब चाल में और वेग में क्या अंतर है? देखो, अगर आपको जैसे हमने कहा किसी गाड़ी की चाल, कोई गाड़ी है, गाड़ी की चाल कितनी है? हमने कहा भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो है, इसमें ये तो नहीं हमने कहा कि किस साइड में है, पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। ठीक है, कुछ नहीं पूछा कितने एंगल पे चल रही है, कहीं चल रही है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दिशा में परिवर्तन आवश्यक ही नहीं है इसकी, सिर्फ ये चल रही है। ये चाहिए आपका जो है पूर्व में चले, चाहे पश्चिम में चले, चाहे उत्तर में चले, दक्षिण में चले। तो यहाँ पर जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो हम कहते हैं ये है भैया चाल की कैटेगरी है इस तरह की। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करूँ आपके वेग की, अगर मैं बात करूँ,
वेग में क्या है, वेग में जैसे आपका जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज, अगर एरोप्लेन जब हवाई जहाज उड़ता है ऊपर, हवाई जहाज, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये जो है ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उड़ रहा, लेकिन प्रति घंटा इसका जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा का जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहते हैं, वेलोसिटी से चल रहा है। वेलोसिटी में क्या है, इसकी पूरी डायरेक्शन निकल के आए कि कितने एंगल पे चल रहा है, कितनी दूरी पे चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है ये, तो वो सब चीज़ें जो है आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है ये आपका आप कह दोगे सर ये तो एक्स यहाँ से जो है सीधा है। इसमें क्या होगा, ये आपका ईस्ट में चल रहा है या फिर वेस्ट में चल रहा है, साउथ में है, आपका नॉर्थ में है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये आपका क्या कैटेगरी है, ये आपकी जो है कैटेगरी आती है वेग की। तो अब हम देखते हैं इसमें कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन या फिर जो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन में इसमें क्या है, सपोज हमने क्या किया, इसमें हमने ये एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब ये देखिए सपोज ये कोई कण है ये कोई कण है और ये जो है ओ एक्सिस से इसने थीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। तो थीटा एंगल इसने बनाया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये थीटा एंगल बना के यहाँ पहुँचा तो इसने क्या किया, फिर यहाँ से थोड़े से समय डेल्टा टी के लिए ओ ए ने क्या किया, यहाँ से घूम के फिर ये पहुँच गया बी पे, यानी कि यहाँ से जो है ये ए ओ ए यहाँ से घूम के पहुँच गया कहाँ पे, ये पहुँच गया बी पे। तो अब ये ओ बी की स्थिति में पहुँच गया। जो ओ ए का तो जो कोण डेल्टा थीटा है ये क्या होगा, ये ओ ए का कोणीय विस्थापन कहलाता है, कोणीय विस्थापन। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि सपोज ये जो है आपका यहाँ पर जो आपका ये है ओ ए, ये पहले थीटा एंगल पे था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद ये डेल्टा टी समय इसने और लिया और डेल्टा टी समय लेके इसने थोड़ा एंगल और चल दिया आगे को। कौन सा एंगल चल दिया, इसने चला डेल्टा थीटा एंगल चला, इसने डेल्टा थीटा एंगल चला। तो जो ये डेल्टा थीटा जो एंगल है, ये जो डेल्टा थीटा जो एंगल है, ये ए बी का कोणीय विस्थापन कहलाता है। किसका, ए बी का। यहाँ पर बात ए बी की हो रही है, सॉरी यहाँ पर बात ओ ए की हो रही है, ओ ए का, ओ ए का कोणीय विस्थापन कहलाता है क्या, डेल्टा थीटा। ठीक है, आ गई बात समझ में। थ्योरी आप बहुत आराम से इसे आप बना सकते हो, जैसे कि माना कि चित्र के अनुसार हमने जो है इसमें एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, फिर यहाँ पे एक जेड एक्सिस लिया। तो यहाँ पर जो है एक यहाँ पर ओ ए हमने यहाँ पे बिंदु ले लिया, ओ ए ये बिंदु ले लिया यहाँ पे हमने। अब ओ ए जो है यहाँ से आपका थीटा चला, उसके बाद फिर जो है कुछ समय के बाद जो है वो डेल्टा टी टाइम के बाद जो है डेल्टा थीटा चला। तो जो डेल्टा थीटा है वो डेल्टा थीटा ही जो क्या है वो ओ ए का कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है जी। अब इसमें जो है कुछ ये छोटी छोटी सी हैं, वो आप देख सकते हो अपने आप से भी, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अब हम बात करते हैं कोणीय वेग की, हम बात करते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय विस्थापन
कहते हैं। यदि थोड़े से समय डेल्टा टी में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा होता है, यदि थोड़े से समय डेल्टा टी में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा होता है तो कोणीय वेग कितना हो जाएगा? कोणीय वेग अभी मैंने आपको बताया था कोणीय वेग के बारे में। देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। पहली बात तो ये भी आप देख लो भैया, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो यहाँ पर जो ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा आपका बराबर किसके? डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, या फिर इसको आप लिख सकते हो डी थीटा अपॉन डी टी भी इसको आप लिख सकते हो। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is known as angular velocity। ठीक है जी। अब एक चीज़ तो ये हो गई आपकी। अब अगर हम एक बात और इसमें आगे हम बढ़ाएंगे, इसमें भी कोणीय विस्थापन के आधार पर कोणीय वेग भी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है भैया। ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी क्या है? दिशा भी है, परिमाण भी है और सेंस भी है। यदि कोई पिंड अथवा कण r त्रिज्या वाले वर्त की परिधि पर कुछ समय में s दूरी चलता है। अब हम इसमें एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, v बराबर r ओमेगा, तो देखेंगे कैसे आएगा वो। जैसे अब हमने क्या किया, पहले हम जो है एक हम डायग्राम बनाएंगे। ये इसका सेंटर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये है O, ये है A, ये है B, ये है आपका B, ये है आपका थीटा और ये आपका S है। ओमेगा की स्पीड है चला भैया, ये ओमेगा की स्पीड से चला। ओमेगा की स्पीड W नहीं है, ओमेगा है, ध्यान रखना, थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम को, हमने क्या किया है। अब देखिए, यदि कोई पिंड अथवा कण, यदि कोई पिंड अथवा कण r त्रिज्या वाले वर्त की परिधि पर, इसकी त्रिज्या कितनी है? r, ये कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक r है। r त्रिज्या वाले वर्त की परिधि पर कुछ समय में s दूरी चलता है। कुछ समय में s दूरी चलता है, s दूरी चलता है। अब देखिए, ये s दूरी चलता है तो, और s दूरी चलने पे थीटा कोण बनाता है। मतलब भैया देखो कैसे है, ये यहाँ पे था, यहाँ पे, और यहाँ तक चला, s दूरी चला और थीटा कोण बनाया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? s बराबर r इंटू थीटा
लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? क्योंकि कोण बराबर क्या होता है आपने, में अब आते हैं पहले जो बेसिक पढ़ा है। कोण बराबर हमने पढ़ा था बेटा चाप बटे त्रिज्या, याद है? हमने पढ़ा था कोण बराबर, हमने पढ़ा है चाप बटे त्रिज्या हमने पढ़ा है। ये हमने पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एस बराबर, एस क्या है, ये तो आपका एक चाप ही तो है ये, तो चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या कितनी थी, आर थी, तो ये निकल के आ गया। अब अगर मैं दो, ये देखो, अब मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूं पूरी को, अगर मैं इसका अवकलन कर दूं समय के सापेक्ष, इसका मैं अगर अवकलन करूं इसका ही, इसको अगर मैं समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, डी एस अपॉन डी टी बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए, अगर आपको पता हो जो डी एस अपॉन डी टी है, डी एस अपॉन डी टी है, ये किसके बराबर था, डी एस अपॉन डी टी। जब इसको आप पढ़ोगे ये होता है बेटा वेलोसिटी, या फिर आपका स्पीड या वेलोसिटी, वेलोसिटी से आप कहते हो, ठीक है। इजकल टू आर आपका जो का तो रहेगा ये आर इंटू, अब डी थीटा अपॉन डी टी क्या पढ़े हो, ओमेगा पढ़े हो ना, एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो इसलिए यहाँ से आपका आ जाएगा v बराबर आर ओमेगा। तो ये चीज़ें जो हैं आप इसको ऐसे जो है एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में संबंध भी जो है अगर पूछेगा तो इसको भी आप वहाँ बता सकते हो। तो ये भी जो है कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बाद एक आता है जी कोणीय चाल, यानी कि एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड और ये वही चीज़ आ गई जो पहले हमने पढ़ी थी। तो यदि कोणीय विस्थापन की तल की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय चाल कहते हैं। कोणीय चाल से कण की चलने की दिशा ज्ञात नहीं होता, यह एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बात समझ में आ गई? मतलब वही है जो कोणीय चाल है, ये जो कोणीय चाल हम आपको बता रहे हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कोणीय चाल भी क्या है, ये भी आपकी एक तरह से है तो विस्थापन, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर ही है ये जो है ये भी कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर ही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका जो है चलने की दिशा ज्ञान नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो दिशा है, जो हमारा डायरेक्शन है, दिशा का पता नहीं लगेगा केवल, ये सिर्फ क्या है केवल मैग्नीट्यूड इसमें मिलेगा आपको। तो इस प्रकार की जो चाल होती है उसे हम कहते हैं कोणीय चाल। इसके बारे में जो है आप थोड़ा सा देख लेंगे। तो स्टूडेंट्स कुछ गति की समीकरण जो है मैंने पहले आपको बता दी थी, वो आपने नोट भी कर ली थी। जैसे अब जब नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा तो उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा वेग आरेख विधि, हम कैसे वेलोसिटी डायग्राम मेथड हम सीखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे वेग यंत्र विन्यास में कड़ियों का वेग तथा त्वरण ज्ञात करना। यंत्र विन्यास में कड़ियों का वेग तथा त्वरण ज्ञात करना। तो थोड़ा सा जो है इसको आप लोगों को करना ये है कि आप थोड़ा सा जो है एक बार अपने आप से भी इसको देख लें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको जो है कैसे कैसे इसका वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करते हैं वो बताऊंगा, और इस पर न्यूमेरिकल भी हम कुछ करके देखेंगे कि अगर न्यूमेरिकल आएगा तो वो भी आराम से हो जाएगा। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ईजी ही है, तो पढ़ के भी समझ में आएगा और इसको जो है पेपर में आप अच्छे से कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपनी तैयारी करें। थैंक यू।